हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज शाम को 4 बजे आजकल पिछले कुछ समय से आप सबके सामने मैं आज के दिन का द हिंदू समाचार पत्र लेके आता हूं। आज है 10 दिसंबर महीने के 10 दिन जा चुके हैं। तो आइए आज के द हिंदू पर नजर डालते हैं और नजर डालने के बाद एक बार देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से ऐसे समाचार हैं, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। तो सबसे पहले भाई सीरिया की खबर। जैसा आपको मैंने कल बताया, सीरिया में भाई कल बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। किस तरह से वहां पर जो विद्रोही ग्रुप थे उन्होंने कब्जा कर लिया है सीरिया देश पर, और वहां की सरकार जो है, राष्ट्रपति भाग गए हैं देश छोड़कर रूस में। तो सीरिया में अब नई व्यवस्था के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नई व्यवस्था जो है वो वहां पर कैसे सुनिश्चित की जा रही है, कैसे वहां पर बनाई जा रही है। अगर हम आगे बढ़ें तो भारत के जो आपके विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, ये गए हैं बांग्लादेश। आमतौर पे सचिव स्तर की बातचीत को मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन विक्रम मिस्री की ये जो यात्रा है, उनका ये जो टूर है, दौरा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या खास बात है इसमें, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश बोल रहा हूं यार, पश्चिम बंगाल को यह आदेश दिया है। उनको अभी आदेश नहीं दिया, मौखिक तौर पे उनसे कहा है कि यह बात आप याद रखिए कि भारत के संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को याद दिलाया है। क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को ऐसा क्यों कहा, बंगाल सरकार ऐसा क्या कर रही थी, यह बात हम जानने की कोशिश करेंगे। संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर नियुक्त हुए हैं। शक्तिकांत दास साहब का 6 साल का कार्यकाल जो था वो खत्म हो रहा है कल परसों को। तो संजय मल्होत्रा साहब जो हैं वो भारत के RBI के नए गवर्नर होंगे। भाई हमारे कॉलेज से हैं, हमारे कॉलेज सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या खास खबरें हैं आज की। ये सब बेकार की चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं, इनको छोड़ सकते हैं। हाँ जी, विपक्षी पार्टियों ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है। जगदीप धनखड़ साहब को वो क्यों हटाना चाहते हैं, ये तो राजनीतिक बात है, तब भी एक लाइन में इसके बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे काम की चीज है। ऐसा कम होता है भारत में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो यह प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, ऐसा विपक्षी दलों ने कहा है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है उसको हम समझेंगे, उसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ें अगर हम तो और क्या है इसमें। आज के संपादकीयों में यार कुछ भी नहीं है। संपादकीयों से बेहतर खबरें जो थी वो हर जगह थी। सारे के सारे संपादकीय देखिए, ये तो क्या है आपका, ये आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, फिर मैं बार बार कहता हूं जो मैं पढ़ाता हूं मुझे लगता है वही सब हिंदू में लिख दिया जाता है। जो मैंने कल पढ़ाया लगभग वही हिंदू ने यहां पर लिख दिया है। ये सीरिया को लेकर है, सीरिया को लेकर हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी नई बात नहीं है। ये क्या है, ट्रंप 2.0 में भारत और दुनिया कैसी दिखेगी यार, जब दिखेगी तब पढ़ेंगे। ट्रंप के बारे में भी कितना स्पेक्यूलेशन करें यार, बहुत सारा स्पेक्यूलेशन पहले भी कर चुके, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। फूड सिक्योरिटी जो है भाई कैसे आएगी, ये बहुत ही सामान्य सा आर्टिकल है, बहुत ही एवरेज आर्टिकल है, कोई नई बात इसमें नहीं आई है। और राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि काम के बोझ से अलग होने का भी अधिकार होना चाहिए। ये जो एक पुणे में ENY की एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हमने काफी विस्तार से डिस्कस किया था, वही बात दोबारा लिखी गई है। कुछ इसमें नई बात है नहीं, तो इसको आज हम यहां पर छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या खबरें हैं। प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना नाम की एक योजना शुरू की है। यह बीमा सखी योजना क्या है, क्या यह प्राप्त करने की कोशिश करेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें अगर हम तो आगे क्या है। हाँ जी, और कुछ खबर है क्या आज काम की। टेलर स्विफ्ट, आमतौर पे ऐसे पॉप सेंसेशंस के बारे में मैं बताता नहीं हूं, लेकिन टेलर स्विफ्ट नाम की जो ये बहुत बड़ी गायिका है, उनका एक जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध टूर माना जाता है, एराव टूर, वो जो है समाप्त हो गया है 149वें अंक के बाद। इस टूर में ऐसी क्या खास बात है, ये टूर इतना बड़ा टूर क्यों माना गया, क्या है इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बताऊंगा। चलिए
अब आगे अब जल्दी से चलते हैं हमारे आज की प्रेजेंटेशन पर। तो भाई 10 दिसंबर है आज। तो अगर आप लोग जो है पढ़ाई करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो अब से कुछ दिनों पहले मैंने कहा था आखिरी महीना है, अब वो महीना भी 1/3 जा चुका है। तो यार अगर आप अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हो तो फिर आपको आपका स्ट्रगल मुबारक, फिर तो उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी भी आपके पास 3 हफ्ते हैं। अगर हम वर्ष के दिनों की बात करें तो 345 दिन आज समाप्त हो गए, 21 दिन अब बाकी हैं। 3 सप्ताह आपके पास पूरे हैं अभी भी। साप्ताहिक गोल बनाकर 3 बार उसको अचीव कर सकते हैं, 3 अलग अलग सप्ताह के गोल बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी को बिना टारगेट बनाए, बिना गोल बनाए करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। टारगेट बनाइए साप्ताहिक। मैं आपको टिप दे रहा हूं अभी भी 3 हफ्ते की, कि 3 हफ्ते हैं, वीक 1 में क्या क्या करना है, वीक 2 में क्या क्या करना है, वीक 3 में क्या क्या करना है, इनका एक लिस्ट बना लीजिए। अभी भी 3 सप्ताह हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समय नहीं है। तो थोड़ा समय आपके पास अभी भी है, उपयोग उसका करना चाहें तो कर सकते हैं, करना ही ना चाहें तब तो कुछ नहीं कर सकते यार, वो तो इच्छा है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली खबर आज जो है वो एक बार फिर से सीरिया पर है। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से सीरिया से जो वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं वो देश छोड़कर भाग गए, वो रूस चले गए, उन्होंने रूस में शरण ले ली है और रूस में उनको एक तरह की राजनीतिक शरण जो है वो दे दी है। रूस ने अपने यहां उनको ठहरने की अनुमति दे दी है। आपको मैंने ये भी बताया था कल कि किस तरह से जब एक देश में प्रशासन इस तरह से टूटता है, एक देश का प्रशासन इस तरह से ध्वस्त होता है, तो बहुत बार क्या होता है, नई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था जो होती है वो तैयार नहीं होती, जिस कारण देश जो होता है वो एक विचित्र सी स्थिति में चला जाता है, 2 व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब समाजशास्त्र वाला बैकग्राउंड है, बार बार वही बातें दिमाग में आती हैं। एक समाजशास्त्री थे इमाइल डर्काइम, और इमाइल डर्किम जो हैं वो बार बार ये कहते थे कि यार आप इस बात को समझिए कि कभी भी ये जो ट्रांजिशन फेज होता है इसमें समाज में सबसे ज्यादा जो है अनोमी नाम का एक वो शब्द कॉइन करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अराजकता, सबसे ज्यादा अव्यवस्था देखी जाती है जब कोई भी समाज एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर जा रहा होता है और उसके बीच में होता है। तो इमाइल डुर्किम तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे समय में आत्महत्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो खैर अब वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्या हो गया है कि सीरिया में जो प्रशासन की एक कमी है इस समय, क्योंकि हुआ क्या, बशर अल असद चले गए, वो भाई राष्ट्रपति थे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे देश के, वो देश छोड़कर भाग गए, यानी कि उनके पास तो अब शक्ति नहीं बची। उनके जो प्रधानमंत्री थे वो अभी भी देश में हैं। प्रधानमंत्री की कैबिनेट के बहुत सारे सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों में अपने पद छोड़ दिए और वो भी भाग गए, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक है और कैबिनेट के कुछ सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के पास कोई वास्तविक शक्ति है या केवल वो शक्ति का दिखावा कर रहे हैं? सेना जो है वो प्रधानमंत्री की सुनेगी या नहीं सुनेगी? जो विद्रोही समूह हैं वो प्रधानमंत्री के साथ बात करना चाहेंगे या उनको भी हटाना चाहेंगे? इन सारी चीजों पर किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति अभी सीरिया में बन गई है। तो आप जैसे जानते हैं, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली जो हैं उनका यह दावा है कि मेरी सरकार अभी भी काम कर रही है और हमारे अधिकांश मंत्री जो हैं वो सक्रिय हैं। अधिकांश मंत्रियों ने अपना पद नहीं छोड़ा है, वो अभी भी सक्रिय है। तो सीरिया में अभी भी एक सरकार है, यह दावा किया है वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने। लेकिन मतलब यह बात हम जानते हैं कि ऐसा ये अभी इसको लेके संदेह कायम है। आप दावे के साथ कह नहीं सकते कि सरकार के पास कोई वास्तविक शक्ति बची है या नहीं बची। इसके अलावा बाहर के, जैसा आपको मैंने बताया, सीरिया में जो गृह युद्ध हो रहा था उसके कारण बहुत सारे लोग सीरिया को छोड़कर खास तौर के टर्की में, तुर्की में चले गए थे। अब इन लोगों ने सीरिया में वापस आना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सीरिया में भविष्य अब बेहतर होने वाला है। एक बेहतर भविष्य की तलाश में इन लोगों ने सीरिया वापस आना शुरू कर दिया है। अब साथ के साथ सीरिया को लेकर इजराइल भी, मुझे ऐसा लगता है कि मौके का फायदा उठा रहा है। इजराइल को लग रहा है, इजराइल के साथ सीरिया की सीमा आप यहां पर देख सकते हैं लगी हुई है ये। तो इजराइल ये कह रहा है कि भाई देखो, हमको ऐसा लगता है कि सीरिया के पास जो है वो केमिकल वेपन्स हैं। हमको ऐसा लगता है कि सीरिया की सरकार के पास जो है रासायनिक हथियारों का एक पूरा भंडार है और हम ये चाहते हैं, जब तक सरकार के पास है चलो कोई बात नहीं, उनके पास थे, हालांकि उनके पास होना भी गलत है, लेकिन सरकार के पास थे तो हम कुछ नहीं कह रहे थे।
अब अगर सरकार चली गई है तो हमको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यह हथियारों का जखीरा जो है, हथियारों का भंडार जो है, यह गैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ ना लग जाए। मान लीजिए कोई अतिवादी ग्रुप हो, कोई आतंकवादी ग्रुप हो, या विद्रोही भी जो है, आप इन्हें नहीं जानते अभी, ये भाई अलकायदा से जुड़े रहे हैं पहले, अभी इनका क्या जुड़ाव है, किनके साथ जुड़ाव है, ये क्लियर है नहीं। तो ऐसे में इजराइल ने यह कहा कि हम ये नहीं चाहते कि ये रासायनिक हथियार जो है किसी भी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए। इसीलिए इजराइल ने कहा है कि हमने अपनी वायुसेना को कहा है कि जो रासायनिक हथियारों के संभावित ठिकाने थे उन पर हवाई हमले करना शुरू कर दो। तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी युद्ध चल रहे थे गाजा के साथ और लेबनान के साथ, उनसे इजराइल का दिल कुछ खास भरा नहीं था, और इजराइल जो है अब सीरिया के भी कुछ ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर रहा है। यह बात इजराइल ने खुद ने कही है कि हम ऐसा कर रहे हैं ताकि रासायनिक हथियार जो है वो किसी आतंकवादी के हाथ ना लग जाएं। अच्छा, ऐसे में एक दूसरी चिंता जो वहां पर अभी आ गई है वो ये है कि बशर अल असद की सरकार में कितनी भी कमियां सही, एक चीज जो थी वो ये थी कि वो सरकार सेक्युलर थी। वो सरकार जो थी वो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार थी। वो सभी धर्मों को सभी पंथों को सीरिया में पनपने का, सीरिया में काम करने का बराबर मौका देती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है इन विद्रोही समूहों पर यह कहा जा रहा है कि क्या ये पूछा जा रहा है कि कहीं ये माफ कीजिएगा, सीरिया में इस्लामिक कानून तो नहीं लगा देंगे, जैसा कई सारे देशों में देखा गया, अफगानिस्तान में देखा गया कि भाई वहां पर कठोर इस्लामिक कानून लगा दिए गए, और जिसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है। तो कहीं वहां पर इस प्रकार के इस्लामिक कानून तो नहीं लगाए जाएंगे। तो अभी के लिए विद्रोही समूह जिन्होंने बेसिकली यहां पर धावा बोला है सीरिया पर, उन्होंने यह दावा किया है कि हम किसी भी तरह का इस्लामिक कानून नहीं थोपेंगे। इस्लामिक कानून को थोपने का देश पर हमारा कोई इरादा नहीं है। साथ के साथ उन्होंने यह भी कहा, यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि महिलाएं क्या कपड़े पहने और क्या ना पहने, इसको लेकर भी हम कुछ बात नहीं करना चाहते। हम इसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे, हमारा इसको लेकर कोई मत नहीं है, और इस तरह की विचारधारा के हम लोग नहीं हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखिएगा, जब तालिबान इस बार वापस आया था तो तालिबान ने भी यह कहा था कि हम अलग तरह का तालिबान है, हम नया तालिबान है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि आमतौर पर लोगों की अधिकारों के विपरीत होता है। लेकिन तालिबान के आने के बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उनका जो डीएनए था, जो उनका सोचने का तरीका था, उसको बदल पाना संभव नहीं था। तो तालिबान ने पहले कुछ दिन जो है एक लिबरल नीति अपनाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ समय बाद ही हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं पर उन्होंने तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बंदिशें लगा दी, तमाम तरह के अत्याचार जो है वो प्रारंभ कर दिए। तो ये खतरा जो है ये इन लोगों के साथ भी बना रहेगा, जो आपका HTS समूह जो है, इनके साथ भी ये खतरा बना रहेगा। तो कुल मिला के सीरिया में स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है इस समय, और भारत भी इस पर नजर रखे हुए है। भारत ने यहां पर शांति की अपील की है और पूरी दुनिया नजर रखे हुए है। देखते हैं, हम सभी आशा करते हैं कि यार जो भी यहां पे ट्रांजिशन होना है, परिवर्तन होना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और महिलाओं के साथ या वहां के अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो पाए। अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की बात करते करते चलिए चलते हैं बांग्लादेश। तो भैया हुआ क्या, भारत के विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री साहब, ये बांग्लादेश गए। अब आमतौर पे विदेश सचिव तो बहुत जगह जाते हैं, पर मैं उन विदेश सचिव की यात्राओं के बारे में तो आमतौर पे बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मैं विक्रम मिस्री साहब की इस यात्रा के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि बांग्लादेश की ये जो नई अंतरिम सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बनी है, उस सरकार के साथ भारत का यह पहला आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि भारत के किसी भी मंत्री, अफसर, अधिकारी ने अब तक आधिकारिक तौर पर मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ कोई संपर्क नहीं किया था। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ, और याद रखिएगा, भारत ने भी अभी तक, भारत इस पसोपेश में है, इस चिंता में है, इस दुविधा में है कि हम मोहम्मद यूनुस की सरकार को मान्यता दें या फिर हम अभी, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार तो है नहीं, शेख हसीना को हटाकर एक अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस आए हैं, तो इनको मान्यता दें या फिर हम इनको मान्यता ना दें, क्योंकि शेख हसीना से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत इस चिंता में था। लेकिन यह बात भी सही है
कि यार आप अपने पड़ोसी देश की सरकार के साथ अगर एंगेज ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ आखिरकार भारत ने पहला आधिकारिक संपर्क जताया, पहला आधिकारिक संपर्क किया। और निश्चित तौर पे भारत बहुत उच्च स्तरीय संपर्क शायद नहीं करना चाहता, इसीलिए इस यात्रा पर विदेश मंत्री नहीं गए, विदेश सचिव को भेजा गया। विक्रम मिस्री साहब जो है वो इस यात्रा पर गए, वो वहां के विदेश सचिव से मिले, विदेश मंत्री से मिले, और साथ के साथ आप यहां देख सकते हैं विक्रम मिस्री साहब जो हैं ये मोहम्मद यूनुस से भी मिले। यानी कि मोहम्मद यूनुस एक तरह से वहां के इस समय प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट है, तब भी विक्रम मिस्री साहब से वो मिले, जो कि एक मतलब दिखाता है कि बांग्लादेश भी उनसे मिलना चाहता था किसी ना किसी प्रकार से। तो मिस्री साहब ने वहां पर क्या कहा, उन्होंने वही बताया कि हमने बांग्लादेश से मिले हम लोग, और हमने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की स्थिति पर हमने चिंता जताई कि भाई भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को वहां जाकर यह कहा कि आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है यार, उसको लेकर हम चिंतित हैं। भारत ने अपनी चिंता को व्यक्त किया। मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात हुई, जैसा आपको मैंने बताया। मोहम्मद यूनुस ने मिस्री साहब से यह कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत एक बड़ा देश है, तो भारत पे जिम्मेदारी है कि वो जो दक्षिण एशियाई देशों का सार्क समूह था, SAARC, सार्क समूह जो था, जो पिछले काफी समय से अब ठप पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा है, इस सार्क समूह को पुनर्जीवित भारत करे, यह आग्रह जो है बांग्लादेश ने भारत से किया। मोहम्मद यूनुस साहब ने खुद यह आग्रह जो है मिस्री साहब से किया कि आप अपनी सरकार से कहिए कि वो जो है सार्क समूह को पुनर्जीवित करें, और क्षेत्रीय कोऑपरेशन में, क्षेत्रीय सहयोग में सार्क का बहुत बड़ा योगदान था। यह बात यूनुस साहब ने जो है विवेक मिस्री पता नहीं बार बार क्यों बोल रहा हूं, विक्रम मिस्री साहब से यह बात उन्होंने कही है, जो भारत के विदेश सचिव हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हुई, तो यह चर्चा हुई। इसके अलावा भारत में जो बांग्लादेश के उच्चायोग जो था, एक सहायक उच्चायोग जो था अगरतला में, वहां पर जिस तरह से हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, स्टाफ को जो है धमकी दी गई, उसको लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई, चिंता जताई। भारत पहले भी कह चुका है कि यार ये चिंता हम आपकी शेयर करते हैं कि आपका उच्चायोग जो है उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा हम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये जो घटना हुई है, भारत के विदेश मंत्री ने, सबने उसकी निंदा की है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि आपका जो उच्चायोग है उसका स्टाफ जो है उस पर किसी प्रकार की आंच भी ना आ पाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। पिछले दिनों बांग्लादेश में एक चीज और हुई, जो आज एक हिंदू में अलग से खबर में है, लेकिन मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूं तो यहीं पे बढ़ा देता हूं। पिछले दिनों क्या हुआ, बांग्लादेश की जो एक राजनीतिक पार्टी है, यह माना जा रहा है जिसका समर्थन मोहम्मद यूनुस को प्राप्त है, वो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP, जिसकी नेता जो है बेगम खालिदा जिया हैं। तो बांग्लादेश की राजनीति में आप देखेंगे तो यही दो महिला नेता हैं जिन्होंने डोमिनेट किया है पिछले कई दशकों से, खालिदा जिया और शेख हसीना। एक जमाने में खालिदा जिया प्रधानमंत्री होती थी, शेख हसीना विपक्ष में होती थी, फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और खालिदा जिया विपक्ष में है। खालिदा जिया बुजुर्ग है, बीमार भी हैं, ये कहा जा रहा है उनके बारे में, लेकिन तब भी बांग्लादेश में उनकी पार्टी का, अब क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को आगे चुनाव लड़ने दिया जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी दशा में निश्चित तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो एक बड़ी शक्ति बांग्लादेश में बनेगी। तो अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कई सारे नेता जो है, BNP उसको बोला जाता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके कई सारे नेताओं ने भारत के खिलाफ अजीबोगरीब भड़काऊ बयान दिए हैं। मतलब ये बयान सुनकर मेरे को वो ये जो मालदीव्स के जो मंत्रियों ने बयान दिए थे ना उल्टे सीधे, वैसे बयान याद आ गए। BNP के कुछ नेता ने कहा कि हम जो है अभी कुछ दिनों में हमारे पास ये क्षमता है कि हम भारत के बंगाल पर भी कब्जा कर लेंगे और उसको अपने साथ मिला लेंगे। एक दूसरे नेता ने कहा कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों जगहों पर बांग्लादेश आक्रमण करके कब्जा कर लेगा। तो इस पर सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यार ये सब बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, आपके देश में समस्या चल रही है, आप अपने देश की समस्या पर ध्यान दीजिए, और सभी लोग आपके देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनका समर्थन करते हैं, सब ये चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब आप हमारे देश के क्षेत्र पे कब्जा कर रहे होंगे, उस समय हम बैठ के लॉलीपॉप तो नहीं खा रहे होंगे, ये उनके शब्द थे कि हम लोग जो है लॉलीपॉप तो नहीं खा रहे होंगे, तो कृपया इस तरह की बातें ना करें। तो यह भी एक बड़ी चिंताजनक बात है कि बांग्लादेश के कुछ राजनेता जो हैं, वो जो ऑलरेडी एक परिस्थिति थोड़ी विकृत है उसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की सरकार को, वहां की अंतरिम सरकार को यह प्रयास भी करना चाहिए कि इस तरह के नेता जो हैं उनको रिस्ट्रेन किया जाए इस समय। देखिए, आमतौर पर राजनीति में आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो चलता है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है।
लेकिन क्या होता है कि जब एक स्थिति तनावपूर्ण हो, जब स्थिति में एक वैमनस्य घुला हुआ हो, जब ऐसा लगता हो कि स्थितियां जो है वो हिंसा की तरफ जा सकती हैं, तो ऐसे में आप ऐसी बयानबाजी से अगर बचें, अगर आप इस तरह की वार्ता ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और ये सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की दूसरे देश के बारे में भड़काऊ बातचीत ना की जाए, ये उचित नहीं है। इस पर जो है वहां की सरकार को कदम उठाना चाहिए, खास तौर पे क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो यूनुस साहब की समर्थक है। चलिए साहब, ममता बनर्जी की बात की थी तो बंगाल से जुड़ा एक और मामला आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखिए बंगाल सरकार ने क्या किया, मैं आपको पहले यह बताता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया, अपने राज्य के 77 ऐसे समुदाय थे, 77 ऐसी जातियां थीं जिनको उन्होंने ओबीसी में शामिल करने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब ये 77 जातियां जो थी, ये 77 जातियां मुस्लिमों की थी। मुस्लिम समुदाय जो होता है उनकी 77 जातियां थी। तो इनके ओबीसी में शामिल किए जाने को लेकर पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यार ये जो आपने 77 वर्गों को ओबीसी में शामिल किया है, इस पर हमको आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको ऐसा लगता है कि आप चोरी छिपे क्या प्रयास कर रहे हो कि पूरे मुस्लिम समुदाय को ही ओबीसी घोषित कर दिया जाए। कि अगर हम इस 77 जातियों को, 77 समुदाय को हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा फील आता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी प्लानिंग यह है कि आप पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी घोषित करना चाहते हो, और अगर आप ऐसा कर दोगे तो ओबीसी आरक्षण का लाभ पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को मिलना शुरू हो जाएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं करता। धर्म के आधार पर आरक्षण देने को लेकर भारत के संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। भारत का संविधान जो है वो आपको इसकी अनुमति नहीं देता है। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो धर्म के आधार पर आप अगर आरक्षण दे रहे हैं तो यह उचित नहीं है। और अगर आप यह कर रहे हो, देखिए आपने टेक्निकली धर्म के नाम पे नहीं दिया, पर आपने क्या किया, 77 जातियां जो कि बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय को वहां पे रिप्रेजेंट करती हैं, उन सबको आपने ओबीसी में डाल दिया। तो क्या हो गया, एक तरह से आप धीरे धीरे वहां के सारे मुस्लिम समुदाय को ही ओबीसी में डाल दोगे, तो फिर तो सारे मुस्लिमों को आरक्षण मिल ही गया। एक तरह से वो धर्म के आधार पर ही तो हो गया फिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित नहीं है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका प्लान यह है कि आप सारे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी बना के आरक्षण देना चाहते हो। यह बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप किसी वर्ग को, किसी जाति को ओबीसी घोषित करते हो, तो ओबीसी घोषित करने का एक ओबीसी घोषित करने की एक जो प्रक्रिया में बड़ा स्टेप है वो ये है कि वो जाति सामाजिक शैक्षणिक तरीके से पिछड़ी हुई हो, इसका प्रूफ होना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तरीके से पिछड़ी हुई हो, इसका प्रूफ होना चाहिए। आप ऐसा कोई सर्वे कराएं, उस सर्वे की रिपोर्ट आए जिसमें ऐसा पता चले कि हाँ यार ये जाति जो है बाकी जातियों से पिछड़ी हुई है, तो चलो इसको ओबीसी में डाल देते हैं, ये ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें इन समूहों के पिछड़ेपन के साक्ष्य दीजिए। ऐसी कौन सी स्टडी है जो की गई जो ये कहती है कि ये 77 वर्ग जो हैं ये बाकी समाज की तुलना में पिछड़े हुए हैं? ऐसी कौन सी स्टडी है? आप वो स्टडी हमको दिखाइए। जब तक आप ये स्टडी नहीं लाएंगे हम इसको ऐसा ही मानेंगे कि आप मुस्लिम समुदाय को, एक पूरे समुदाय को ओबीसी मानकर आरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे, जो कि संविधान के अनुकूल नहीं है। तो बंगाल सरकार इसका जवाब देगी। इंटरेस्टिंग मामला है ये, इस पर नजर रखेंगे कि वहां पर जो है क्या हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर इस पर नजर रखेंगे। और कई सारे संविधान के सिद्धांत जो हैं यहां पर टेस्ट हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा आगे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ठंड आ गई है भैया, द विंटर इज बैक। और जैसे ही ठंड आती है तो हर मौसम के परिवर्तन के साथ कोई ना कोई सेल लग जाती है। तो इस बार जो है क्या नाम रखा है, विंटर कार्निवल। इतना अच्छा सुंदर ठंड यार, बताइए मुंबई में रहने वाले लोग, मुझे ऐसे ठंड में बर्फ गिरती हुई दिखा रहे हो यार आप। यहां पर तो एसी चल रहा है अभी यार, पढ़ा रहा हूं एसी चलाकर मैं, और आप मुझे ठंड का मौसम दिखा रहे हो। खैर चलिए, तो विंटर कार्निवल जो है ये हमारी सेल लग गई है। तो बहुत सीधी सीधी चीज है भाई कि ये जो हमारा एसआईपी बैच चल रहा है, एसआईपी बैच क्या होता है, क्रैश कोर्स होता है। 2025 के लिए क्रैश कोर्स है, आपको सारा स्टैटिक कंटेंट करा देगा,
आपको सारा का सारा जो है करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। तो ये सब आपको मिल जाएगा। अभी ये वाला बैच जो है, इससे जुड़ने की अंतिम तारीख 15 तारीख है। एजे लाइव कोड लगा के ये अभी कल तक 5,999 का था, अब ये आपको 4,999 का मिल सकता है, यानी कि मात्र 5,000 रुपए का आपको मिल सकता है। शाम 6 बजे वाला बैच है, एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। ठीक है, 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच तो ले ही लो यार, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। 2026 की तैयारी कर रहे हो भाई, आप जानते हैं, तो ये आपका जो बैच है एजे लाइव कोड लगाकर आपको ये कितने का मिल जाएगा, अभी 26,900 का मिल जाएगा, 999 का मिल जाएगा। वैसे 28,999 होता है। इसके अलावा इसकी वैलिडिटी जो पहले 2 वर्ष होती थी, अब वो 2.5 वर्ष कर दी गई है, तो आपके पास 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। 17 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे वाला, तो आप इससे भी तुरंत जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को सही आकार देने के लिए। और अगर आप 2027 का एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखिए, एजे लाइव कोड लगाकर, ये कल तक मेरे ख्याल से 34,999 का था, आज ये 32,999 का आपको मिल जाएगा। ये भी 17 तारीख से प्रारंभ हो रहा है सुबह 8 बजे। पर याद रखिएगा, सेल जो है वो केवल 13 तारीख तक वैलिड है। 2026 और 27 वाले बैचेस में से अगर आप कोई बैच लेते हैं तो उसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो जो भी आपको बैच अपनी तैयारी के हिसाब से सही लगे, 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो एसआईपी, 2026 में दे रहे हैं तो फाउंडेशन, और अगर 2027 में दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बैच जो है, जो बैच आपको सही लगे, एजे लाइव कोड लगाकर आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां जी, तो भाई ये एक बड़ी नियुक्ति भारत में हुई है आज जो है कल की तारीख में, और ये नियुक्ति जो है बड़ी इसलिए है क्योंकि एक तो ऑब्वियसली जनरली भी पद बड़ा है, और भारत में इस समय एक काफी चुनौतीपूर्ण और काफी पजलिंग, जिसको हम कहते हैं, यानी कि काफी भ्रमकारी, काफी भ्रमित कर देने वाली व्यवस्था भी देखी जा रही है। तो ये नियुक्ति किसकी है? ये नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति है। तो ऐसे ही देखते देखते शक्तिकांत दास साहब को 6 साल हो गए यार। 2018 में दिसंबर के महीने में वो आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे, जब उर्जित पटेल साहब ने अचानक अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यह कहा जा रहा था कि सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे, सरकार की नीतियों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर रहे थे। तो उर्जित पटेल साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, और उनके त्यागपत्र के बाद क्या हुआ था, शक्तिकांत दास साहब को भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था। तो आरबीआई का गवर्नर जो होता है, उसकी नियुक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम जब भी आगे कभी P2I बैचेस में आपको मैं पढ़ाता हूं कि आरबीआई की स्वायत्तता क्यों उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, एक बड़ा कारण यह है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो होती है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होती है। कोई कमेटी वमेटी नहीं बनती, कोई विपक्ष की राय नहीं ली जाती, कोई राज्यों की राय नहीं ली जाती। केंद्र सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर बनाती है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। आमतौर पे कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। अभी जो भी नियुक्त होता है वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, लेकिन एक तरह की परंपरा जैसी रही है कि हर व्यक्ति को आमतौर पर जो नियुक्त होता है 2 कार्यकाल दिए जाते हैं। तो कहने को कार्यकाल 3 वर्ष का है, लेकिन ऐसा ही एक एक्सटेंशन सबको दिया जाता है। कुछ उसका अपवाद होते हैं, जैसे उर्जित पटेल ने बीच में इस्तीफा दे दिया था। रघुराम राजन जो हैं, उनको आरबीआई का गवर्नर मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था। तो नरेंद्र मोदी सरकार, बीच में सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको पद से हटाया नहीं। वो पद से हटा भी सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने रघुराम राजन को पद से हटाया नहीं। हां, लेकिन जब 3 वर्ष खत्म हो गए तो रघुराम राजन ने खुद ने यह कहा कि अब मैं दोबारा इस पद में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और अगर वो इंटरेस्टेड होते भी तो इस बात की पर्याप्त संभावना थी कि सरकार उनको दूसरा कार्यकाल नहीं देती। लेकिन तब भी आमतौर पे अगर सरकार वगैरह नहीं बदलती है या कोई खास परिस्थिति ऐसी नहीं आती है, तो जो व्यक्ति आरबीआई गवर्नर बनता है वो 6 वर्ष तक रहता है। ये एक परंपरा जैसी भारत में है। तो शक्तिकांत दास साहब को आप देखेंगे तो वो 2018 में गवर्नर बने थे, 2021 तक का उनका पहला कार्यकाल था, और 21 से फिर एक बार 2024 तक का उनको एक्सटेंशन दिया गया, दूसरा कार्यकाल भी दिया गया। तो उनके 6 वर्ष जो है वो 12 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं,
और अब जो है नए आरबीआई गवर्नर का समय आ गया था। तो इसके लिए भारत सरकार ने चुना है राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा साहब, जिनका जो आपको यहां पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर में रहे हैं। 33 साल की सेवा इनकी आईएएस में हो चुकी है और इन्होंने जो है भाई काफी बड़े पदों पर काम किया है। और केंद्र, क्योंकि जब आप आईएएस बनते हैं तो पहले कुछ ऑब्वियसली अपने जीवन का समय जो होता है आप राज्य में निकालते हैं, कलेक्टर बनके, कमिश्नर बनके, फिर आप जो है सचिव वगैरह बन जाते हैं। तो सचिव इत्यादि बनने के बाद इनका समय जो गुजरा है आमतौर पे वो आर्थिक विभागों में ही गुजरा है। तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। शिक्षा के हिसाब से देखें तो भाई मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे कॉलेज के हैं, आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं ये। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी थी। आईआईटी जेईई में 5वीं रैंक थी और इनकी अपने समय में, मुझे कल हमारे एक आईआईटी का ग्रुप है उस पर इनके बारे में चर्चा हो रही थी, तो लोग बता रहे थे, मेरे को तो उतनी जानकारी नहीं थी, पर आईआईटी समुदाय में इनके विषय में कल बड़ी चर्चाएं हो रही थी। तो भाई संजय मल्होत्रा साहब जो है, इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये अगले 3 वर्षों के लिए कम से कम आरबीआई के गवर्नर रहेंगे और अगर सब ठीक ठाक रहा तो इनको भी एक्सटेंशन मिल ही जाएगा। तो अब ये जो है आरबीआई के गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है। इस समय एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समय इनको जिम्मेदारी मिली है, जैसा कि आपको मैं कुछ दिनों पहले ही बता रहा था कि आरबीआई पर सरकार से बार बार यह दबाव आ रहा है, सरकार के मंत्रियों से, कि आप जो है दरें कम कीजिए, आप जो है रेपो दरें कम कीजिए, देश में ब्याज दरें कम कीजिए ताकि देश का विकास जो है वो तेजी से हो पाए। लेकिन आरबीआई जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल मुद्रास्फीति के कारण चिंतित है कि मुद्रास्फीति हमने नियंत्रण में कर ली काफी समय तक, लेकिन वो अपने आप, जैसे पिछले महीने हमने देखा, वो अचानक से 6% से भी ऊपर चली गई, फिर ये आ रहा है कि नवंबर में 5% के नीचे चली गई है शायद। तो अब यह है, ये अनप्रेडिक्टेबल मुद्रास्फीति जो है, जिसका आप पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हो या जिसकी आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हो, उसके दृष्टिकोण से आरबीआई इन दरों को कम करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत चुनौतीपूर्ण निर्णय है। तो मल्होत्रा साहब के कंधों पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगले 3 वर्ष जो है, कम से कम 3 वर्ष इन समस्याओं का समाधान निकालें। तो भाई शुभकामनाएं संजय मल्होत्रा साहब को। हम आशा करते हैं कि यार वो बहुत ही बढ़िया कार्यकाल रहेगा उनका। देखिए, अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है, वो बढ़िया होगी अगर, तो हम सबका फायदा होगा। तो यार अर्थव्यवस्था बढ़िया रहे और मल्होत्रा साहब उसमें शानदार योगदान करें, यही हम कामना कर सकते हैं। तो भैया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए रूस, और रूस वो गए किस लिए? क्योंकि रूस में बने हुए एक भारतीय नौसेना के युद्धपोत, जिसको फ्रिगेट कहा जाता है। फ्रिगेट क्या होता है? आमतौर पे थोड़ा छोटा युद्धपोत। फ्रिगेट क्या होता है? एक छोटा युद्धपोत होता है जो आपके बड़े बड़े जो जंगी जहाज जब चलते हैं तो उनके आसपास भी रहकर उनको सुरक्षा देने का काम भी ये कर लेते हैं। तो एक ऐसा फ्रिगेट जो था भारत का, उसका नाम था आईएनएस तुशिल। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आईएनएस तुशिल का ये जो है उसका बोर्ड है, और उसके पास ये इतने गर्म कपड़ों में जो है, यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आपको शायद पहचान में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि रूस में ऑब्वियसली इस समय बेहद बेतहाशा ठंड है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए इतनी ठंड में वहां समारोह में शामिल होने के लिए, और जो है ये आईएनएस तुशिल को औपचारिक तौर पर उन्होंने भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया। ठीक है, तो भारत और रूस के सहयोग से ये रूस में बना है। और ये जो रूस का एक डिजाइन है क्रिवाक 3 नाम का एक फ्रिगेट है, तो ये उसी मॉडल पे बनाया गया है। तो ऑब्वियसली होता क्या है, देखिए हथियारों का, इस प्रकार के बड़े हथियारों का निर्माण कैसे होता है कि उसका एक बेस मॉडल बनाया जाता है। जैसे गाड़ियों में होता है ना कि गाड़ी का एक बेस मॉडल होता है, फिर आपको अपने हिसाब से उसमें जो परिवर्तन, जो संशोधन कराने हैं आप करा सकते हैं। आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगवानी है, कुछ चीजें हटवानी है, कुछ चीजें अपग्रेड करानी है, आप करा सकते हैं। ऐसे ही युद्धपोत बनते हैं, या कोई भी हथियार ऐसे ही बनता है कि पहले एक उसका बेसिक मॉडल एक देश बनाता है कि भाई ये हमारा मॉडल है। अब कोई खरीदार आएगा, वो अपने हिसाब से इसमें जो परिवर्तन कराना चाहेगा वो हम कर देंगे। तो ये क्या है? ये क्रिवाक 3 नाम का एक रूस का फ्रिगेट का मॉडल है। उसी का एक सुधरा हुआ स्वरूप जो है ये आईएनएस तुशिल बनाया गया है। फ्रिगाट 3 पे आधारित 6 मॉडल भारत में ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहला ही आएगा। क्रिवाक 3 पे आधारित 6 युद्धपोत हमारे पास पहले से हैं। कौन कौन से हैं वो? इसमें 3 जो है उनका नाम तलवार है और 3 का नाम तेग है। तो तेग और तलवार के नाम से 3 जहाज हमारे पास ऑलरेडी हैं,
जो क्रिवाक 3 के मॉडल पर बने हैं। अब क्या है, इसमें जो भारत का रूस के साथ समझौता हुआ था उसके आधार पे 2 की डिलीवरी और बाकी है, 2 और बनने बाकी हैं। तो एक तो ये तुशिल हो गया है, तुशिल को हमने थोड़ा और अपग्रेड कराया है, थोड़ा और बेहतर बनवाया है। एक तुशिल है और एक और इसके बाद आना बाकी रह जाएगा जो अगले वर्ष भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जाएगा। तो भाई इस पे गाइडेड मिसाइलें हैं, काफी उन्नत तरीके से इसको बनाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं, जो आजकल की जियोपॉलिटिक्स है, उसमें समुद्री क्षेत्र की रक्षा आप कैसे कर रहे हो, अपने समुद्री क्षेत्र को आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो भारत का हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां पर निश्चित तौर पर भारत की एक तो सुरक्षा को यह बढ़ावा देगा और दूसरा किसी आक्रमण की दशा में भारत के रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, रिस्पॉन्ड करने की जो गति है उसको भी बढ़ाएगा। कि मान लीजिए किसी देश ने भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करने की कोशिश करी, तो इन जहाजों के कारण जो है भारत तीव्रता के साथ जवाब उसका दे पाएगा। तो ये तुशिल जो है, INS तुशिल जो है, इसको हमने अपनी नौसेना में सम्मिलित किया है। आमतौर पे यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछती है, जो भी नए अस्त्र शस्त्र शामिल होते हैं तो उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां जी, तो भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, उनको पद से हटाने का प्रस्ताव विपक्षी दल लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है उसका प्राथमिक काम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये बात हम जानते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कहा जाता, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। माफ कीजिएगा, शब्द मैंने गलत लिख दिया। राज्यसभा में इसको सभापति कहा जाता है। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का होता है, राज्यसभा में सभापति कहा जाता है। तो सही शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। तो विपक्षी दल जो है वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब देखिए, इसके पहले कि हम इस प्रस्ताव पे जाएं, ये एक बात तो हमको थोड़ी सी माननी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप चाहे वो जगदीप धनखड़ साहब को देख लें या फिर लोकसभा में ओम बिरला साहब को देख लें, आमतौर पे क्या माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति संसद में एक अध्यक्ष या सभापति के आसन पे बैठता है तो उसका आचरण जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, यह आमतौर पे माना जाता है। और इसको लेकर ओम बिरला साहब की भी आलोचना की जा सकती है और धनखड़ साहब की भी की जा सकती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं जताया जा सकता कि इन दोनों व्यक्तियों का जो रवैया है वो आमतौर पे क्या है कि ये सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ज्यादा खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में चिंताजनक है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, इस बात को समझिए कि संसद भी जो बनाई गई है, संसद का भी जो एक लोकतंत्र में स्थान है, वो इसलिए है कि वहां पर विपक्ष को बोलने का ज्यादा मौका मिले। भाई देखो, सरकार के पास तो शक्ति है ना यार, इस बात को समझिए कि सरकार और विपक्ष को बराबर मौका नहीं मिलना चाहिए, विपक्ष को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार जो है, सरकार के पास तो सत्ता है, सरकार के पास तो शक्ति है, सरकार को तो जो करना है सरकार कर ही लेगी ना, कर ही रही है सरकार। तो ऐसे में सदन का एक बड़ा फंक्शन यही है कि विपक्षी दल जो है वो अपना नियंत्रण जो है सरकार पर रखना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। और यह आरोप जो है ये धनखड़ साहब पर भी लगते रहे हैं, ओम बिरला साहब पर भी लगते रहे हैं। और अगर आप एकदम ऑब्जेक्टिवली देखें तो यह आरोप बहुत ज्यादा गलत नहीं है कि ये दोनों लोग जो हैं निश्चित तौर पर ये बोलने के अवसर या अपनी बात को व्यक्त करने के अवसर जो हैं वो विपक्षी दलों को देने में काफी हद तक कंजूसी करते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि विपक्षी दल जो हैं वो नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में ये एक विवाद जो है वो चलता जा रहा है और सदन की कार्रवाई आप जानते हैं आमतौर पर ठीक तरीके से चल नहीं पाती। तो अभी जैसे कल एक मामला था, ये मामला ट्रिगर कैसे हुआ कि आजकल एक आरोप चल रहा है, तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो विपक्षी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि वो कुछ विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे आरोप भारत की राजनीति में नए हैं, लेकिन अब आजकल यही सब होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, धनखड़ साहब ने सत्तारूढ़ पार्टी को बोलने दिया और विपक्षी दल को बोलने ही नहीं दिया।
तो विपक्षी दल इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम पर आरोप लग रहा है, आप हमको बोलने का अवसर तो दीजिए। लेकिन धनखड़ साहब ने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। तो इस बात से नाराज होकर विपक्षी दलों ने यह कहा कि हम धनखड़ साहब को पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। धनखड़ साहब जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है। अनुच्छेद 67 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद से हटने की प्रक्रियाओं की बात करता है। 67A कहता है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। 67B बताता है कि उनको अगर पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या है कि आपको ऐसा कोई प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कल को राज्यसभा गए और वहां पे आपने प्रस्ताव सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आप उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, पहले इस पे वोटिंग कहां होगी? राज्यसभा में होगी, क्योंकि याद रखिए उपराष्ट्रपति होता कौन है? बेसिकली राज्यसभा का सभापति ही होता है। तो एक तरह से प्राथमिक वोटिंग जो होगी इसमें वो राज्यसभा में मानी जाएगी और राज्यसभा में एक विशेष बहुमत लगता है। विशेष बहुमत क्या होता है? वो कि उस समय की सदस्यता का बहुमत जो है वो इसका समर्थन करे। इसका फर्क क्या है आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें बहुमत जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत क्या होता है कि भैया जितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित व वोटिंग, जितने लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधे से एक ज्यादा। ठीक है, यह होता है आपका सामान्य बहुमत। तो यह वाला विशेष बहुमत जो है उसमें उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है। इसमें सदस्यता जितनी है, सदस्यता का आधे से अधिक। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, ये याद रखिए, तो जैसे मान लेते हैं कि राज्यसभा में 250 लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं राज्यसभा में 250 लोग हैं। तो और 250 लोगों में से उस दिन कार्यवाही में 100 लोग आए नहीं। सब लोग थोड़ा ना आते हैं रोजाना। मान लो 100 लोग आए नहीं, उस दिन केवल 150 लोग उपस्थित हैं। तो सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य अगर 150 लोग उस दिन आए हैं तो 75 इसका आधा हो गया, 75 से एक ज्यादा यानी कि 76 लोग। अगर 76 लोग वोट दे देते हैं तो यह सामान्य बहुमत से पास माना जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत जिसकी आवश्यकता उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है वो क्या कहता है? उपस्थित कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राज्यसभा में 250 लोग हैं कुल मिलाकर तो 250 के आधे से एक ज्यादा वोट मिलना चाहिए, यानी कि 125 से एक ज्यादा यानी कि 126। भले ही उपस्थित 150 लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? यह एक विशेष बहुमत है। तो यहां पर क्या है? राज्यसभा की उस समय की कुल सदस्यता का बहुमत जो है वो इसका समर्थन अगर करे तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में पास होता है और उसके बाद जाता है लोकसभा में। लोकसभा में सामान्य बहुमत चाहिए होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं वो उनका आधा से ज्यादा अगर वोट कर दे तो यह प्रस्ताव पारित माना जाता है। और अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? दोबारा समझा देता हूं। देखिए, एक बहुमत मान लीजिए 250 लोगों की राज्यसभा है, उसमें उस दिन केवल 150 ही लोग आए हैं, लेकिन तब भी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको 126 वोट तो चाहिए ही चाहिए, भले ही उस दिन 150 लोग क्यों ना आए हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और सामान्य बहुमत के लिए बस आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए। जितने लोग आए हैं उनमें आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए, बात खत्म। अगर केवल 150 लोग भी आए हैं तो भी आपको 126 वोट लगेंगे विशेष बहुमत के लिए। और यह विशेष बहुमत आपको कहां चाहिए होता है? राज्यसभा में चाहिए होता है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको चाहिए विशेष बहुमत, जिसमें कुल सदस्यता जो है उसके आधे से एक सदस्य ज्यादा वोट देना चाहिए प्रस्ताव के समर्थन में, चाहे उस दिन कितने भी लोग उपस्थित क्यों ना हो। और उसके बाद फिर यह प्रस्ताव जाएगा लोकसभा। लोकसभा में सामान्य बहुमत यानी कि जो लोग उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनका बहुमत वोट दे दे तो यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो यह बात क्लियर है कि विपक्षी दल जो हैं उनके पास ना तो राज्यसभा में इसको लेकर संख्या बल है और ना ही लोकसभा में तो ऑब्वियसली बहुमत नहीं है उनके पास। अगर लोकसभा में बहुमत होता विपक्ष के पास तो वो सरकार में नहीं होते। लोकसभा में जिसके पास बहुमत होता है वो तो सरकार में होता है ना भाई। तो और राज्यसभा में भी विपक्ष के पास बहुमत नहीं है।
तो ऐसे में यह बात तय है कि यह प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो धनखड़ साहब के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो विपक्ष भी जो है एक तरह से सैद्धांतिक तौर पर, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से सांकेतिक तौर पर यह प्रस्ताव ला रहा है और वो धनखड़ साहब पर आरोप लगा रहा है कि आप सदन की कार्यवाही पर जो है आप में उसमें भेदभाव करते हैं, इसलिए हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं। इसके पास होने की संभावना शून्य है, यह पास नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास जो है बहुमत है। लोकसभा में तो स्पष्ट बहुमत है, राज्यसभा में भी अगर आप देखें सरकार और सरकार के कुछ ऐसे दल जो सरकार के पक्ष में आमतौर पे वोट देते हैं उनको मिला दें तो सरकार के पास बहुमत है, तो इसीलिए कहीं पर भी यह पास नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तब भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस तरह का सिद्धांत लाया जा रहा है, इस तरह का प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बीमा सखी योजना पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIC की, जो भारतीय आपका ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसकी बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया। बीमा सखी योजना क्या है कि यार हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो कार्यबल है, जो हमारे देश में काम करने वाले लोग हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बढ़े। जितनी महिलाएं काम करती हैं उससे ज्यादा महिलाएं काम करें, यह बात हम लोग चाहते हैं। ज्यादा महिलाएं काम करें, ज्यादा उनको अवसर मिले, अलग अलग क्षेत्र में वो काम करें। तो देश में बीमा एजेंट का जो काम है वो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत लोग करते हैं। हम सभी जानते होंगे बहुत सारे बीमा एजेंट्स होते हैं यार, हम सभी निश्चित तौर पे कुछ बीमा एजेंट्स को तो जरूर जानते होंगे। तो बीमा एजेंट जो है वो भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन ये रोजगार जो है ये पुरुषों द्वारा डोमिनेटेड है। आप अगर देखेंगे बीमा एजेंट से आप बहुत से मिले होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी पुरुष बीमा एजेंट से मिले होंगे। महिला बीमा एजेंट्स आपको नाम मात्र की देखने को मिलती होंगी, ऐसा कोई बहुत ही कम संख्या में महिला बीमा एजेंट जो हैं वो देश में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है, ये बीमा सखी योजना जो है वो इसी को बदलने का प्लान है। तो बीमा सखी योजना में क्या किया जाएगा, 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाने की योजना बनाई जा रही है कि 2 लाख औरतें जो हैं उनको बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए महिलाएं जो हैं वो 18 से 70 वर्ष की उम्र की हो सकती हैं, कम से कम 10वीं तक उनकी शिक्षा होनी जरूरी है। तो आप देखेंगे जो अर्हता है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई महिलाएं हैं, तो उनको आप बीमा एजेंट बनने की ट्रेनिंग प्रदान करेंगे और उसके बाद उनको बीमा एजेंट बना देंगे। 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं ये काम कर सकती हैं। इन महिलाओं को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, और पहले 3 वर्ष तक जब ये महिलाएं काम करेंगी तो जो बीमा को बेचने पर एजेंट को कमीशन मिलता है वो उसकी आय का स्रोत होता है, तो वो कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बात सही है। इसके अलावा क्योंकि वो नया शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है उनको ज्यादा बिजनेस ना मिले, तो इसके लिए उनको पहले 3 वर्ष तक सरकार स्टाइपेंड देगी, सरकार मानदेय देगी। तो पहले वर्ष 7,000 रुपए प्रति माह जो है सरकार इन महिलाओं को देगी, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह इन महिलाओं को देगी, और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रति माह जो है इन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, ताकि ये अपने रोल में, अपने काम में अच्छे से स्थापित हो सकें और ये जो है अच्छे से अपना, जिसको हम कहते हैं बीमा एजेंट बनने वाला काम जो है उसको ठीक से कर पाएं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक सकारात्मक योजना है। इस तरह की योजनाएं और आनी चाहिए। हम बार बार इस बारे में बात करते हैं कि भारत में जो श्रम बल है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की योजनाएं अगर महिलाओं के लिए आएंगी तो ये परिस्थिति जो है ये निश्चित तौर पर बदल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है बीमा सखी योजना। ये किस तरह से काम करती है इसके क्रियान्वयन पे हम लोग एक बार नजर रखेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इससे महिलाओं के कार्यबल में हमें कुछ परिवर्तन आता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। चलिए भाई, तो खैर मैं अंग्रेजी गाने ज्यादा सुनता नहीं, अगर आप में से कोई सुनता हो तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आपने टेलर स्विफ्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। टेलर स्विफ्ट जो है वो मेरे ख्याल से इस पीढ़ी की शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्टिस्ट हैं, और मतलब अगर मैं इस पीढ़ी को भी छोड़ दूं तो शायद जब आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा तो टेलर स्विफ्ट के बारे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो दुनिया में आज तक जितने शक्तिशाली, जितने प्रभावशाली कलाकार हुए हैं
उनमें से शायद कुछ गिने चुने सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कलाकारों में से एक होंगी। टेलर स्विफ्ट जो है वो एक गायिका है, अमेरिकी गायिका है, अमेरिकी गीतकार हैं, 35 वर्षीय हैं, युवा हैं, आप देख सकते हैं केवल 35 वर्ष की हैं। और वो जो हैं उनका प्रभाव न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया की कल्चर पे इतना ज्यादा है कि आपको पूरी दुनिया में उनके फैंस मिल जाएंगे, आपको पूरी दुनिया में लगभग इनकी पूजा करने वाले लोग मिल जाएंगे जो इनके संगीत की पूजा करते हैं। तो टेलर स्विफ्ट के बारे में आज मैं बात क्यों कर रहा हूं कि टेलर स्विफ्ट ने एक अपना टूर शुरू किया। आमतौर पे इस तरह के गायक जो होते हैं, परफॉर्मर्स जो होते हैं, वो दुनिया भर का भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपने कॉन्सर्ट करते हैं, अपने टूर करते हैं। तो टेलर स्विफ्ट का एक ऐसा टूर था जिसका नाम था एराज टूर, ERAS, इस एरा का, इस जमाने का, एक तरह से ये इसका मतलब है एराज टूर। तो टेलर स्विफ्ट का ये जो एराज टूर था, कल के दिन इसका आखिरी टूर, आखिरी शो कल वैंकूवर शहर में किया गया। तो वैंकूवर जो कि कनाडा में है, वैंकूवर में इसका आखिरी शो हुआ। आखिरी शो के साथ टेलर स्विफ्ट का ये वाला जो टूर था, एराज टूर, ये खत्म हो गया। दुनिया के 5 महाद्वीपों में, आप इसका ज्योग्राफिकल एक्सपांस समझिए बेटा, दुनिया के 5 महाद्वीपों में जाके टेलर स्विफ्ट ने इस एराज टूर को परफॉर्म किया। कुल 149 शो किए और यह कहा जा रहा है कि कुछ शो इनके, कुछ जगह आतंकवाद की घटनाएं हो गई थी उसके कारण रद्द हो गए, वरना और भी कुछ शो इसमें हो सकते थे। यह शो जो है, एराज टूर जो है, यह दुनिया के इतिहास का आज तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला टूर बन चुका है। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी कलाकार या किसी भी बैंड के टूर ने इतना पैसा नहीं कमाया जितना टेलर स्विफ्ट के इस एराज टूर ने कमाया है। तो इस एराज टूर की जो कमाई है वो एक अनुमानित जो राजस्व है, अनुमानित जो पैसा टेलर स्विफ्ट ने या उनके बैंड ने, उनके ग्रुप ने, खाली उन्होंने नहीं, उनके ग्रुप ने जो पैसा कमाया है वो माना जा रहा है लगभग $2 बिलियन के आसपास। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो $200 करोड़ हो गए, यानी कि तकरीबन $200 करोड़ मतलब तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस टूर ने कमाया है। 2023 में यह टूर शुरू हुआ था, करीब 1-1.25 साल चला और इस समय में जो है इस टूर ने करीब 16,000 करोड़ रुपए की कमाई की। कल अपना शो खत्म करने के बाद टेलर स्विफ्ट ने भी, जो इस टूर में बाकी उनके सहयोगी घूमते हैं, उनके लिए तकरीबन $200 मिलियन के बोनस की घोषणा की। ठीक है, इसके पहले जो एक महान एल्टन जॉन माने जाते हैं और कोल्डप्ले जो एक बहुत बड़ा एक बैंड है, उनके टूर ने लगभग $1 बिलियन की कमाई की थी। टेलर स्विफ्ट के इस टूर ने उससे दुगनी कमाई करके दिखाई है। ऐसा भी नहीं है कि आसपास भी है, टेलर स्विफ्ट के इस टूर ने उससे दुगनी कमाई करके दिखाई है। तो $2 बिलियन कमाने वाला यह दुनिया के इतिहास का पहला टूर बन गया है। इस टूर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि याद रखिए कि यह एक वर्ष जो गया है, 1-1.25 साल, यह अमेरिका के और दुनिया के कई क्षेत्रों के उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा वर्ष नहीं था। यह बात हम जानते हैं। दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में आर्थिक तौर पे बहुत सारा दबाव था, बहुत सारा तनाव था। तो ऐसा पाया गया कि जहां जहां पर टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट होता था, करीब 3.5 घंटे का शो ये करती हैं, तो जहां जहां पर ये शो करती हैं उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाता है। उसको देखने के लिए इतने लोग आते हैं, इतने पर्यटक आते हैं कि उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत सारे राज्य जो हैं, उनके गवर्नर, उनके शासक प्रशासक, मेयर्स जो हैं, वो टेलर स्विफ्ट से गुजारिश करते थे कि आप आके हमारे यहां एक कॉन्सर्ट कर दीजिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है खर्चा बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि बढ़े। मुझे याद नहीं आता कि अपने जीवन काल में मैंने किसी कलाकार का इतना प्रभाव देखा हो। तो निश्चित तौर पे ये एक अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। अभी हम इस कहानी के साथ हैं तो हम इसके बारे में उतना नहीं सोचते, लेकिन आने वाले समय में जब कलाकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे टेलर स्विफ्ट का नाम उसमें बहुत ऊपर आएगा और एराज टूर का नाम तो निश्चित तौर पर सारे दौरों के मामले में सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप बताइए, चुका 35 वर्षीय है स्विफ्ट, अमेरिकी गायिका है। चलिए जी, अच्छा इतना ही था आज के लिए। तो भाई आप जैसा कि जानते हैं विंटर कार्निवल सेल आ गई है, 13 दिसंबर तक ये सेल है। तो भाई आप जो है हमारा SIP कार्यक्रम अगर लेना चाहते हैं जो कि 2025 के प्री के लिए है,
प्री का क्रैश कोर्स है। प्री के लिए आपको सारा स्टैटिक कंटेंट पढ़ा देंगे, प्री के लिए सारा आपको करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, और साथ के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, नोट्स इसमें मिल जाएंगे। तो प्री के लिए अगर आपने तैयारी कर रखी है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है तो यही कोर्स आपके लिए सूटेबल है। एजे लाइव कोड लगाइए, 4,999 का मिल जाएगा, क्योंकि अभी सेल चल रही है। 15 तारीख जुड़ने की लास्ट डेट है, लेकिन याद रखिएगा सेल केवल 13 तारीख तक है, तो 13 के बाद लेंगे तो फिर से 5,999 का मिलेगा आपको। तो सेल का फायदा उठा लीजिए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। बैच आज से शुरू हो रहा है इसका। 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, P2I फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। बाकी सारी सुविधाओं के साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैधता आपको दी जा रही है। एजे लाइव कोड लगा के 26,999 में आप जुड़ सकते हैं। 17 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं सुबह 8 बजे वाली। और अगर आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच आप ले सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर 32,999 में। यह भी 17 तारीख से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। याद रखिए इन दोनों बैचेस में, 26 और 27 वाले बैचेस में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो निःशुल्क दिल्ली में कराया जाएगा। लॉन्ग टर्म बैच में याद रखिए जो पहला वर्ष होता है उसमें आपको हम एक बेसिक लेवल जो है पढ़ाएंगे, ताकि जब आप वास्तविक यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें तो आपको बहुत ज्यादा झटका ना लगे, आप उसको आसानी से समझ पाएं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। 2025, 26, 27 तीनों में से जिस भी वर्ष आपको एग्जाम देना हो उसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा कोर्स से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ संपर्क अगर आपको करना है तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां क्लास की प्रेजेंटेशन आती है। अतुल_UPSC इंस्टाग्राम है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। चलिए आज के सवाल देख लेते हैं। एराव टोर इनमें से किस कलाकार या बैंड से जुड़ा हुआ है? कोल्डप्ले, मरून 5, टेलर स्विफ्ट या इंडियन ओशियन? हम सभी जानते हैं, आज ही बताया टेलर स्विफ्ट से जुड़ा हुआ है। आज का दूसरा सवाल क्या है? इनमें से सत्य कथन पहचानिए। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की चर्चा नहीं करता है, यह बात सही है। ओबीसी में शामिल होने के लिए किसी समुदाय के पिछड़ेपन के साक्ष्य होना अनिवार्य है, यह बात भी सही है कि आपको यह प्रूव करना होगा, जो भी सरकार किसी समुदाय को पिछड़ेपन का लाभ दे रही है, ओबीसी का लाभ दे रही है, कि यह समुदाय जो है वास्तविकता में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपको लाभ देना आवश्यक है, यह आपको साक्ष्य दिखाना जरूरी है। आज का सब्जेक्टिव सवाल क्या है? भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये तो आप कर ही दोगे। इसमें क्या सुधार संभव है, यह मैंने आपको सोचने के लिए दिया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया भारत में बनाई गई है। क्या यह प्रक्रिया आदर्श है या इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को आपके हिसाब से किया जाना चाहिए? जैसे क्या इसमें लोकसभा का मत लेना जरूरी है, या फिर अगर यह राज्यसभा की बात है तो क्या इसमें राज्यों का मत भी लिया जाना चाहिए, या केवल राज्यसभा का मत काफी है? तो आप अपना दिमाग लगाइए, अपना विचार लगाइए, और जो आपको उचित लगता है वो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आप लोगों के साथ हिंदी में हिंदू के अगले एपिसोड के साथ कल एक बार फिर शाम को 4 बजे मुलाकात होगी। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।